अंकिता नव्या का विवाह पास आ गया है। पहले सोच रही थी सब काम समय से निपट जाएंगे, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। थोड़ा जल्दी आ सको तो अच्छा है। बहुत काम है, समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। कुछ शॉपिंग कर ली है और कुछ बाकी है। दीदी आप चिंता ना करें, मैं पहुँच जाऊँगी। आखिर मेरी बेटी का भी तो विवाह है। अंकिता ने उत्तर दिया। अंकिता अपनी बड़ी बहन नीता की बात मानकर विवाह से लगभग 15 दिन पहले ही चली आई थी। उसकी 9 वर्षीय बेटी रिया भी उसके साथ आ गई थी। समर विहान की पढ़ाई के कारण बाद में आने वाले थे। अंकिता को आया देखकर नीता ने चैन की सांस ली। चाय का प्याला उसके हाथ में देते हुए बोली, पहले चाय पी ले, बाकी बातें बाद में करेंगे। अंकिता ने चाय का प्याला उठाया। टूटा हैंडल देखकर वह आश्चर्य से भर उठी। ऐसे कप में किसी को चाय देना तो दूर, वह उसे उठाकर फेंक दिया करती थी। पर इतने शानो शौकत से रहने वाली दीदी के घर भला ऐसी क्या कमी है जो उन्होंने ऐसे कप में चाय दी। मन किया वह चाय ना पिए, पर रिश्ते की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए खून का घूंट पीकर चाय सिप करने लगी। पर उसकी पुत्री रिया से नहीं रहा गया। उसने कहा, मौसी इस कप का हैंडल टूटा हुआ है। क्या, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सारे कप गंदे पड़े हैं। कबली भी पता नहीं कहाँ चली गई। चाय की पत्ती लाने भेजा था, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, अभी तक नहीं आई। नौकरानियों से कप ही नहीं बचते। अभी कुछ दिन पहले ही तो खरीद कर लाई थी। दूसरा निकालूंगी तो उसका भी यही हाल होगा। वैसे भी विवाह से 3 दिन पहले होटल में शिफ्ट होना ही है। अभी तो हम लोग ही हैं, इन्हीं से काम चला लेते हैं। नीता ने सफाई देते हुए कहा। अंकिता ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चाय पीने लगी तथा रिया खेलने में लग गई। अंकिता भी नीता के साथ विवाह के कार्यों की समीक्षा करने व उन्हें पूर्ण करने में जुट गई। कुछ दिन बाद ममता भी आ गई। उसे देखते ही नीता और अंकिता की खुशी की सीमा ना रही। दोनों एक साथ बोल उठी, अरे अचानक तुम कैसे, कोई सूचना भी नहीं दी। मैं सरप्राइज देना चाहती थी। मुझे पता चला कि तुम दोनों अभी एक साथ हो तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने मनन से कहा कि मोनू की परीक्षा की सारी तैयारी करा दी है, आप बाद में आ जाना, मैं जा रही हूँ। कम से कम हम तीनों बहनें नव्या के विवाह के बहाने ही कुछ दिनों साथ साथ रह लेंगी। बहुत अच्छा किया, हम दोनों तुम्हें ही याद कर रहे थे। कमली 3 कप चाय बना देना और हाँ, नए कप में लाना, नीता ने नौकरानी को आवाज़ लगाते हुए कहा। फिर ममता की ओर मुखातिब होकर बोली, अगर पहले सूचना दी होती तो गाड़ी भिजवा देती। नीता दीदी की बात सुनकर अंकिता के मन में कुछ दरक गया। नन्ही रिया के कान भी खड़े हो गए। ममता के आते ही दूसरे कप निकालने के आदेश के साथ गाड़ी भिजवाने की बात ने उसके शांत दिल में हलचल पैदा कर दी थी। जब वह आई थी तब तो दीदी को पता था, फिर भी उन्होंने किसी को नहीं भेजा। वह स्वयं ही ऑटो करके घर पहुंची थी। बात साधारण थी, पर अंकिता को ऐसा महसूस हो रहा था कि अनचाहे ही नीता दीदी ने उसकी हैसियत का एहसास करा दिया है। वह पिछले 8 दिनों से उसी टूटे कप में चाय पीती रही थी, पर ममता के आते ही दूसरे कप निकालने के आदेश के साथ गाड़ी भिजवाने की बात को वह पचा नहीं पा रही थी। मन कर रहा था वह वहां से उठकर चली जाए, पर न जाने किस मजबूरी के कारण उसके शरीर ने उसके मन की बात मानने से इनकार कर दिया। अंकिता तीनों बहनों में छोटी है। नीता और ममता के विवाह संपन्न परिवारों में हुए थे, पर पिताजी की मृत्यु के बाद घर की स्थिति दयनीय हो गई थी। भाई ने अपनी हैसियत के अनुसार घर वर ढूंढा और विवाह करा दिया। यद्यपि समर की नौकरी उसके जीजाजी की तुलना में कम थी, संपत्ति भी उनके बराबर नहीं थी, पर वह अत्यंत परिश्रमी, सुलझे हुए व स्वभाव के बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने उसे कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया था और उसने भी अपने छोटे से घर को इतने अच्छे ढंग से सजा रखा है कि समर के सहकर्मी उससे ईर्ष्या करते हैं। स्वयं काम करने के कारण उसके घर में कहीं भी गंदगी का नामो निशान नहीं रहता था और ना ही टूटे फूटे बर्तनों का जमावड़ा। यह बात अलग है कि ऐसे पारिवारिक आयोजन उसे चाहे अनचाहे उसकी हैसियत का एहसास करा जाते हैं, पर अपनी सगी बहन को अपने साथ ऐसा व्यवहार करते देखकर वह स्तब्ध रह गई। क्या अब नया सेट खराब नहीं होगा? हमेशा की तरह इस बार भी नीता व ममता गप मारने लग जाती और अंकिता काम में लगी रहती थी। अगर वह समय निकालकर उनके पास बैठती तो थोड़ी ही देर बाद कोई काम आने पर उसे ही उठना पड़ता था।
पहले वह इन सब बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया करती थी, पर इस बार उसे काम में लगा देखकर एक दिन उसकी बेटी रिया ने कहा, मम्मा दोनों मौसियाँ बातें करते रहती हैं और आप काम में लगी रहती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा वे दोनों बड़ी हैं, मुझे उनका काम करने में खुशी मिलती है। रिया की बात सुनकर वह चौंकी पर संतुलित उत्तर दिया। उसने उत्तर तो दे दिया पर रिया की बातें चाहे अनचाहे उसके दिमाग में गूंजने लगी। पहले भी इस तरह की बातें उसके मन में उठा करती थी, पर यह सोचकर अपनी आवाज़ दबा दिया करती थी कि आखिर वे उसकी बड़ी बहनें हैं। अगर वे उससे कोई काम करने के लिए कहती हैं तो इसमें बुराई क्या है। पर इस बार बात कुछ और ही थी जो उसे बार बार चुभ रही थी। न चाहते हुए भी दीदी का ममता के आते ही नए कप में चाय लाने व गाड़ी भेजने का आग्रह उसके दिल और दिमाग में हथौड़े मारने लगता। जब जब ऐसा होता वह यह सोचकर मन को समझाने का प्रयत्न करती कि हो सकता है वह सब दीदी से अनजाने में हुआ हो, उनका वह मंतव्य ना हो जो वह सोच रही है। आखिर वह उनकी छोटी बहन है, वे उसके साथ भेदभाव क्यों करेंगी। सच तो यह है कि दीदी का उस पर अत्यंत ही विश्वास है, तभी तो अपनी सहायता के लिए दीदी ने उसे ही बुलाया। उनका उसके बिना कोई काम नहीं हो पाता है, चाहे वह दुल्हन की ड्रेस की पैकिंग हो या बक्से को अरेंज करना हो, चाहे मिठाई के डब्बे रखने की व्यवस्था करनी हो, और तो और विवाह के समय काम आने वाली सारी सामग्री की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। नव्या भी अक्सर उससे ही आकर सलाह लेते हुए पूछती, मौसी इस ड्रेस के साथ कौन सी ज्वेलरी पहनूंगी, या ये चूड़ियाँ पर्स और सैंडल मैच कर रही हैं या नहीं। विवाह की लगभग आधी से अधिक शॉपिंग तो नव्या ने उसके साथ ही जाकर की थी। वह कहती, मौसी आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, वरना मम्मा और ममता मौसी को तो भारी भरकम कपड़े या हैवी ज्वेलरी ही पसंद आते हैं। अब भला मैं उनको पहनकर ऑफिस तो नहीं जा सकती, फिर लेने से क्या फ़ायदा। कहते हैं मन अच्छा ना हो तो छोटी से छोटी बात भी बुरी लगने लग जाती है। शायद यही कारण था कि आजकल वह हर बात का अलग ही अर्थ निकाल रही थी। यह सच है कि नव्या का निश्चल व्यवहार उसके दिल पर लगे घावों पर मरहम का काम कर रहा था, पर दीदी की टोका टाकी असहनीय होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि काम निकालना भी एक कला है, बस थोड़ी सी प्रशंसा कर दो और उसके जैसे बेवकूफ़ गुलाम बन जाते हैं। मन कह रहा था व्यर्थ ही जल्दी आ गई, काम तो सारे होते ही, कम से कम यह मानसिक यंत्रणा तो न झेलनी पड़ती। अंकिता जरा इधर आना, नीता ने आवाज़ लगाई। देख यह सेट ममता लाई है नव्या को देने के लिए। अंकिता के आते ही नीता ने ममता का लाया सेट उसे दिखाते हुए कहा, बहुत खूबसूरत है। अंकिता ने उसे हाथ में लेकर देखते हुए निश्चल मन से कहा, पूरे 2 लाख रुपए का है। ममता ने सबको दिखाते हुए कहा, मौसी आप मेरे लिए क्या लाई हो। वहीं खड़ी नव्या ने अंकिता की तरफ देखकर बच्चों से मनुहार की। नव्या का यह वाक्य सुनकर अंकिता का मन बुझ गया। अपना लाया गिफ्ट उस बहुमूल्य सेट की तुलना में नगण्य लगने लगा, पर नव्या के आग्रह को वह कैसे ठुकराती। उसने सकुचाते हुए सूटकेस से अपना लाया उपहार निकालकर उसे दिखाया। उसका उपहार देखकर नव्या खुशी से बोली, वाओ मौसी, आपका जवाब नहीं, यह पेंडेंट बहुत ही खूबसूरत है, साथ ही वाइट गोल्ड की चेन। ऐसा ही कुछ तो मैं चाहती थी, इसे तो मैं हमेशा पहन सकती हूँ। नव्या की बात सुनकर अंकिता के चेहरे पर रौनक लौट आई। लाखों के उस डायमंड सेट की जगह हजारों का उपहार नव्या को पसंद आया। यही उसके लिए बहुत था। विवाह खुशी खुशी संपन्न हो गया और सभी अपने अपने घर चले गए। अंकिता भी धीरे धीरे सब भूलने लगी। समय बड़े से बड़े घाव को भर देता है। वैसे भी नव्या के विवाह के बाद मिलना भी नहीं हो पाया। ना ही दीदी आई और ना ही उसने प्रयत्न किया, बस फ़ोन पर ही बातें हो जाया करती थीं। समय के साथ विहान को IIT मुंबई में दाखिला मिल गया और रिया +2 में आ गई। इसके साथ ही वह मेडिकल की तैयारी कर रही थी। समय के साथ समर के प्रमोशन होते गए और अब वे मैनेजर बन गए हैं। एक दिन नीता दीदी का फ़ोन आया कि तुम्हारे जीजाजी को वहाँ किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आना है, मैं भी आ रही हूँ, बहुत दिन हो गए तुम सबसे मिले हुए। दीदी पहली बार उसके घर आ रही है, सो पिछली सारी बातें भूलकर उत्सुकता से अंकिता उनके आने का इंतज़ार करने के साथ साथ तैयारियां भी करने लगी। सोने के कमरे को उनके अनुसार सेट कर लिया और दीदी की पसंद की खस्ता कचौड़ी बना ली व रसगुल्ले मंगा लिए। खाने में जीजाजी की पसंद का मलाई कोफ्ता
वह पनीर भुर्जी भी बना ली थी। उसने दीदी जीजाजी की खातिरदारी का पूरा इंतज़ाम कर रखा था, पर न जाने क्यों रिया को उसका इतना उत्साह पसंद नहीं आ रहा था। जीजाजी दीदी को ड्रॉप कर यह कहते हुए चले गए, मुझे देर हो रही है अंकिता, मैं निकलता हूँ। आते आते शाम हो जाएगी, तब तक तुम अपनी बहन से खूब बात कर लो। बहुत तरस रही थी ये तुमसे मिलने के लिए। शाम को आकर तुम सबसे मिलता हूँ। दीदी ने उसका घर देखकर कहा, छोटे घर को भी तूने बहुत ही करीने से सजा रखा है। विशेषतया उन्हें रिया का कपड़ा बहुत पसंद आया। तब तक रिया ने नाश्ता लगा दिया। नाश्ते के बाद रिया चाय ले आई। चाय का कप मौसी को पकड़ाया। नीता उस कप को देखकर चौंकी। अंकिता कुछ कहने के लिए मुंह खोलती उससे पहले ही रिया ने कहा, मौसी, इस कप को देखकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, पर नव्या दीदी के विवाह में आपने मम्मा को ऐसे ही कप में चाय दी थी। हफ्ते भर तक वे ऐसे ही कपों में चाय पीती रहीं, जबकि ममता मौसी के आते ही आपने नया टी सेट निकलवा दिया था। मौसी, तब से मेरे मन में यह बात रह रह कर टीस देती रहती थी। वैसे तो टूटे कप हम फेंक दिया करते हैं, पर यह कप मैंने बहुत सहेज कर रखा था, उस याद को जीवित रखने के लिए कि कैसे कुछ अमीर लोग अपनी करनी से लोगों को उनकी हैसियत बता देते हैं, चाहे वे उनके अपने ही क्यों ना हो। आज उस अपमान के साथ अपनी बात कहने का अवसर भी मिल गया। नीता चुप रह गई। बाद में वह रिया के कमरे में गई और बोली, सॉरी बेटा, आज तूने मुझे आईना ही नहीं दिखाया, सबक भी सिखा दिया है। शायद मैं नासमझ थी, मैं यह सोच ही नहीं पाई थी कि हमारे हर क्रियाकलापों बच्चे बहुत ध्यान से देखते हैं और हमारी हर छोटी बड़ी बात का वे अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ भी निकालते हैं। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा, सब में आत्मसम्मान होता है। बड़े एक बार आत्मसम्मान पर लगी चोट को रिश्तों की परवाह करते हुए भूलने का प्रयत्न कर भी लेते हैं, किंतु बच्चे अपने या अपने घर वालों के प्रति होते अन्याय को सहन नहीं कर पाते और अपना आक्रोश किसी न किसी रूप में निकालने की कोशिश करते हैं। रिया, तुमने अपने मन की व्यथा को इतने दिनों तक स्वयं तक ही सीमित रखा और आज इतने वर्षों बाद अवसर मिलते ही प्रकट भी कर दिया। मुझे खुशी तो इस बात की है कि तुमने अपनी बात इतने सहज और सरल ढंग से कह दी। आज तुमने मुझे एहसास करा दिया बेटा कि उस समय मैंने जो किया वह गलत था। एक बार फिर से सॉरी बेटा, कहते हुए उन्होंने रिया को गले से लगा लिया। जहाँ नीता अपने पिछले व्यवहार पर शर्मिंदा थी, वहीं अंकिता रिया के कटु वचनों को सुनकर उसे डांटना चाहकर भी नहीं डांट पा रही थी। संतोष था तो सिर्फ इतना कि दीदी ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए अपनी गलती मान ली थी। सच तो यह था कि आज उसके दिल से भी वर्षों पुराना बोझ उतर गया था। आखिर आत्मसम्मान तो हर एक में होता है। उस पर लगी चोट व्यक्ति के दिन का चैन और रात की नींद चुरा लेती है। शायद उसकी पुत्री के साथ भी ऐसा ही हुआ था। आज उसे यह भी एहसास हो गया कि आज की पीढ़ी अन्याय का उत्तर देना जानती है, साथ ही बड़ों का सम्मान करना भी। अगर ऐसा ना होता तो रिया सॉरी मौसी कहकर उनके कदमों में ना झुकती। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।